तो देखो हम जो इस क्लास के माध्यम से हम चूँकि यहाँ पे हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझाऊंगा और वो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें ऐसे पॉइंट्स सम्मिलित हैं जो छोटे जीडी से लेकर और फिर हायर लेवल तक पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो चूँकि हमारी कल ही आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत भी हुई है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं इसमें रिवीजन के हिसाब से बताऊंगा, तो वो एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जो हमने कल से स्टार्टिंग की, इसकी मॉडर्न हिस्ट्री कह दो या फिर हिंदी में आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी जो शुरुआत है वो 15वीं शताब्दी से मानी जाती है, ठीक है। ये हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में ऐसा सवाल बन सकता है, एग्ज़ाम में आ जाएगा और पूछेगा कि आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत थी वो किस शताब्दी से मानी जाती है, किस शती से मानी जाती है, सदी से। तो याद रखेंगे 15वीं शताब्दी, क्योंकि ये बात आप सब जानते होंगे कि जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आए थे, तब उस समय 15वीं शताब्दी थी। ये हमेशा याद रखना, क्लियर। साथ ही साथ याद रखना है कि यूरोपीय कंपनियां जो स्टार्टिंग में आई, जो हमें याद रखना है, जैसा कि उनका एक सीक्वेंस भी है जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो मैं एक बार उस सीक्वेंस को बता रहा हूँ, याद रखना। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी। ये हमें याद होना चाहिए। कई बार सीक्वेंस क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे विशेष रूप से याद रखना, समझ रहे हैं। फिर से एक बार पुनः एक बार अच्छी तरीके से सुन लें। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी आए। ये हमें याद रखना ही रखना सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस से सवाल कई बार एग्जाम में बनता ही है, ठीक है। साथ ही साथ ये याद रख के चलें कि सबसे पहले भी पुर्तगाली आए, जैसा कि मैंने अभी बताया, और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए। अगर कभी सवाल ये बन जाता है कि सबसे लास्ट में कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत से गई थी, तो पुर्तगाली गए थे 1961 में। ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, 1961 में। पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, बस इतना याद रखना है, क्योंकि यहाँ से इस तरीके के सवाल बनते भी हैं एग्जाम में कि भाई ऐसा ये आए क्यों थे, इसका रीज़न क्या था आने का ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यूरोपीय कंपनी जो आई थी, आए क्यों थे। तो देखो दरअसल में बात ये है, जो मेन पॉइंट हैं वो थोड़े से ज़्यादा ध्यान से सुनने, क्योंकि परीक्षा में यही सवाल पुट होने हैं। कहानी तो हमें इसलिए थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ, लेकिन कीवर्ड जो होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो कीवर्ड तुम्हें हर हालत में हर कीमत पर मालूम होना चाहिए। जैसे कि उस समय जब हम 13वीं-14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, यानी कि इससे भी पहले जब वास्को डी गामा आए, उससे भी पहले पूरे यूरोप का जो एकाधिकार था व्यापार का, वो इटली के पास था। किसके पास था? इटली। ये हमें जानकारी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि आप इतना आसान भाषा में समझिए कि इटली और यूरोप के अन्य देशों को भी व्यापार करता था मुख्य रूप से। एकाधिकार का मतलब वो होता है कि उसने अपना एकाधिकार प्राप्त कर रखा था व्यापार का। किसने? इटली ने, ठीक है। तो चूंकि इटली ने प्राप्त कर रखा था, तो एकाधिकार का मतलब होता है कि इटली जिसको चाहेगा उसको माल देगा यूरोप में। ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो उस समय भारत का जो व्यापार चल रहा था मोस्टली इटली के लिए कैसे जा रहा था वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखें अरब कंट्रियों के साथ भारत का उस समय व्यापार था। सवाल सीधा एग्जाम में बन जाएगा कभी एग्जाम में, समझ रहे हैं कि आधुनिक भारत यानी कि 15वीं शताब्दी के दौरान भारत का जो मुख्यतः व्यापार था वह किन देशों के साथ था। तो याद रखना अरब कंट्रियों के साथ था। अब प्रॉपर अरब कंट्रियों में एक अरब कंट्री ना है, दुनिया भर की अरब कंट्री हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई कल, ठीक है। तो अरब कंट्रियों के साथ था। लेकिन अब यूरोप में अगर पूछ ले कि उस समय भाई यूरोप में एकाधिकार किसका था? इटली का था, ठीक है। अच्छा, इस इटली के एकाधिकार का क्या मतलब है? तो जैसा मैंने अभी बताया
जैसा मैंने अभी बताया, ये याद रखना, इसका मतलब ये है कि इटली अन्य यूरोप के जो अन्य देश थे, ध्यान से सुनो, इटली जो थे, जो अन्य यूरोप के जो अन्य देश थे, उनको सामान सप्लाई करते थे। यानी कि इटली, और इटली इस विषय में अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था, ठीक है। अब यूरोप के जो अन्य देश थे, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इटली के लिए कैसे जा रहा था, तो मैं एक वे में बता रहा हूँ, सिर्फ इन चीज़ों को ऐसा ही याद रखो। यहाँ से माल अरब कंट्री के लिए जाता था। जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे ना तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जब आप अरब सागर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाओगे तो वहाँ सऊदी अरब वगैरह चमकेंगे। जब वर्ल्ड का मैप देखोगे तो उस साइड से लेकर जब आप देखोगे भूमध्य सागर, आपने सुने देखे होंगे वर्ल्ड में भूमध्य सागर है, तो जस्ट उसके बराबर में जब अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है मिस्र, है ना, जिसको नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले ऐसे माल कहाँ जाता था? मिस्र। और मिस्र के रास्ते, मतलब अरब कंट्रियों के रास्ते मिस्र यानी कि अफ्रीका का देश में, और वहाँ से वेनिस के लिए जाता था। वेनिस यानी कि इटली, वहाँ से जाता था इटली के लिए। तो पहले ये चक्र था जो उस समय चल रहा था। यूरोप के बहुत देश क्या थे, इटली के एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे कि भाई इटली पैसा कमाया जाएगा, हमें भी कुछ ऐसे रास्ते खोजने चाहिए। तब से शुरुआत दो जो कंट्री थे उन्होंने इसकी शुरुआत की, ध्यान से सुनना, स्पेन और पुर्तगाल। ये दो यूरोप के देश हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये दिमाग में बैठा लो, वो कभी एग्जाम में सीधा पूछेगा। वह कौन से दो देश ऐसे थे जिन्होंने इटली के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सबसे पहले व्यापार के क्षेत्र में बीड़ा उठाया था? तो वो था आपका स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन जो कि जब आप देखेंगे भूमध्य सागर से ऊपर की तरफ यूरोप में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ये हमें याद होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ना इस तरीके के भी सवाल, तो याद रखें चूँकि इनकी बात चल रही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड जानते होंगे आप, और साथ के साथ याद रखेंगे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे पहले बीड़ा उठाया और इस चीज़ में पैसा भी खर्च किया उन्होंने खोज में, कि भाई पूर्व की तरफ जो देश हैं, पूरब की तरफ जो देश हैं, ध्यान से सुनना, जो पूरब की तरफ देश हैं भाई उनमें कैसा खोजा जाए। तो सबसे पहले किसने पैसा खर्च किया? तो ये दो देशों ने, स्पेन और पुर्तगाल ने। ये अच्छी तरह याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब जो ये वास्को डिगामा वाला जो सिस्टम है, जिसे अधिकतर स्टूडेंट ये जानते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, नहीं, भारत की खोज नहीं की। ये हमेशा याद रखना है, यूरोप और भारत के बीच समुद्री रास्ते की खोज की थी वास्को डिगामा ने, ना कि भारत की खोज की थी। ये हमें याद होना चाहिए। सवाल ही अपने आप में गलत है। अगर आपसे सीधा पूछा भी जाता है ना कभी भारत की खोज किस वास्को डिगामा ने नहीं की, यूरोप से लेकर और भारत के बीच नए समुद्री रास्ते की अगर किसी ने खोज की तो वास्को डिगामा ने की थी। समझ रहे हैं? तो याद रखना है 14, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, तो याद रखेंगे 1498 फेमस सन है, कई बार पूछी जाती है। 1498 में वास्को डिगामा कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे, पुर्तगाल के लिए। कौन थे ये? एक नाविक के साथ साथ एक सैनिक भी है, ये हमें याद होना चाहिए। कौन थे ये? ईसाई थे, ये भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष के साथ लाए थे, ठीक है। कैसे लाए वो मैं बताऊंगा। तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि जिस जहाज़ से वास्को डिगामा आए उस जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल, ये हमें याद होना चाहिए। ये तो पूछा ही जाना है कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कि वास्को डिगामा जिस जहाज़ से या जिस पानी के जहाज़ से भारत आए थे उस समय, उस जहाज़ का क्या नाम था? साओ गैब्रियल, याद रखना उस जहाज़ का नाम था, ठीक है। हालांकि 170 यात्री अन्य दल भी है उनके साथ, ठीक है। तो भारत कब पहुँचे? तो याद रखना ये भारत पहुँचे 1498 में, 20 मई 1498 को ये भारत पहुँचे, याद रखना है, ठीक है। किसकी सहायता से? तो देखिए ये सवाल अलग से बन जाएगा, कई बार पूछेगा कि किसकी सहायता से वास्को डिगामा कालीकट के कप्पक डापू नामक स्थान पर पहुँचे थे, है ना। कप्पक डापू यानी कि उस गांव का नाम था, जो वहाँ पर छोटा मोटा एक गांव था जहाँ पर वो पहुँचे। तो याद रखना है कप्पक डापू नामक स्थान पर किसकी सहायता से पहुँचे थे?
तो याद रखना अब्दुल मनीद, कहीं कहीं पर अब्दुल मजीद भी लिखा हुआ, वैसे मनीद नाम ठीक है। एक गुजराती व्यापारी थे। कभी पूछा जा सकता किसकी सहायता से वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे थे। तो एक गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मनीद नाम के एक व्यक्ति की सहायता से, जिन्होंने रास्ता बताया, उनकी सहायता से कालीकट पहुँचे। कई बार पूछेगा किस जगह पहुँचे थे, नाम क्या था, तो याद रखना कप्पक डापू नामक स्थान पर पहुँचे। ठीक है। किस बंदरगाह पर पहुँचे, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे। वर्तमान में कालीकट बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो वर्तमान में कोझिकोड बंदरगाह के नाम से जाना जाता। वर्तमान में कई बार सवाल बन भी जाता है एग्जाम में, वहाँ पूछेगा कि कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर है, ऐसा पूछेगा। भारत में वैसे बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, अगर मैं बात करूँ तो बताइए, बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 बंदरगाह हैं बड़े, जो हमें याद होना चाहिए स्टूडेंट। कई बार एग्जाम में सीधा पूछेगा, छोटे नहीं पूछेगा, छोटे बहुत सारे हैं। कई बार पूछेगा भारत में मुख्यतः बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है। जब मैं वर्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तब भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए। कई बार सीधा पेट का एग्जाम भी आ रहा, पूछ लेगा कि भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो 13 याद रखना। ठीक है। साथ ही साथ इसे याद रखेंगे, जब वो वहाँ पर पहुँच गए तो कालीकट यानी कि केरल के जो उस समय राजा थे जमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया। और वहाँ पे जो वास्को डी गामा पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे व्यापार का अधिकार प्राप्त किया उनसे। समझ रहे हैं? तो अब आपने देखा कि एक नए समुद्री रास्ते से होकर आए थे। पहले व्यापार कहाँ से हो रहा था? अगर आपसे कोई मालूम करता है कि भाई पहले व्यापार कहाँ से हो रहा था, तो मैंने पहले व्यापार भी आपको बताया। याद रखना, वास्को डी गामा से भारत आने से पहले जो व्यापार था वो अरब देशों के रास्ते, मिस्र, अफ्रीका का जो कंट्री है, और मिस्र से सीधे वेनिस के लिए सामान जाता था, यानी कि इटली के लिए, क्योंकि उस समय इटली का एकाधिकार था, मैंने अभी भी बताया। ठीक है। तो चूंकि इन्होंने एक नए रास्ते की खोज की, सवाल ही पे पूछा जाएगा, ये हमें याद होना चाहिए। ये सीधा पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा ने किस नए रास्ते की खोज की, तो केप ऑफ गुड होप, ये हमें याद होना चाहिए। यानी कि उस रास्ते का क्या नाम है, तो रास्ते का नाम आप एकदम दिमाग में बैठा लो, पूछा जाएगा केप ऑफ गुड होप। यानी कि केप ऑफ गुड होप जो है वो उस रास्ते का नाम है किसका, जिसकी वास्को डी गामा ने यूरोप से लेकर और भारत के बीच नए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। उस रास्ते का क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप। वह रास्ता किस महाद्वीप से होकर गुजरता है, अगर सवाल ये भी बन जाता तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से के चारों तरफ होकर ये रास्ता गुजरता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? केप ऑफ गुड होप। ठीक है। और ये जो वास्को डी गामा थे, बहुत ध्यान से सुनना है, ये जो वास्को डी गामा थे ये 1498 में पहली बार आए, फिर थोड़े बहुत रुके 3-4 महीने के करीबन, फिर ये वापस चले गए अधिकार प्राप्त करके। तो 3 सन आपको हमेशा याद रखना, कई बार पूछा जाएगा वास्को डी गामा भारत कितनी बार आए, कुल 3 बार आए, ये आपको याद रखना ही रखना। ठीक है। सीक्वेंस याद होना चाहिए, 1498 में पहली बार, 1502 में दोबारा और 1524 में तिबारा, क्योंकि सवाल ये बनेगा एग्जाम में कि वो कब नहीं आए थे। तो निश्चित रूप से और कोई सन आपके सामने होगी तो याद रखना 1498 में पहली बार आए, 1502 में दोबारा आए, 1524 में तिबारा आए। लेकिन याद रखें 24 मई 1524 को इनकी मृत्यु हो गई थी भारत में ही, ये भी याद रखना है। ठीक है। और इन्हें कोच्चि में ही दफना दिया गया था। इसके बाद ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये कभी बन सकता है क्वेश्चन कि उनके अवशेषों को कब, यानी कि उनकी अस्थियों को कब पुर्तगाल ले जाया गया, तो याद रखना 1538 में उनके अवशेषों को, यानी कि जो उनके अवशेष है, जो उनकी अस्थियां थी, उनको कब पुर्तगाल ले जाया गया 1538 में, जहां फिर वहां जाकर उनका स्मारक वगैरह बना दिया गया। ठीक है। तो अब आप एक चीज़ बिल्कुल याद रखें, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, वास्को डी गामा ने यूरोप से लेकर भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, क्योंकि भारत तो यूरोप से भी पुरानी सभ्यता है। जब आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो देखा भी होगा हड़प्पा सभ्यता वगैरह, ये सब सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो तो बहुत पुरानी सभ्यता है, तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है। अरे क्लियर?
साथ ही साथ याद रखेंगे कि चूंकि जिस समय वो आए, देखिए इसमें ये हिंट पॉइंट कल भी मैंने इस पर बात की, तो हमेशा याद रखना, जिस समय वास्को डी गामा आए उस समय दिल्ली का शासक कौन था, सवाल ये भी पूछा जाएगा। याद रखना उस समय सिकंदर लोदी दिल्ली के शासक थे। ये सवाल पूछा जाएगा कि जिस समय वास्को डी गामा भारत आए उस समय दिल्ली का शासक कौन था, सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का शासक थे, क्योंकि उनकी अवधि भी आप जानते होंगे 1489 से लेकर 1517। जब मैंने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाया तब ये बात बताई भी है, और ये इस बीच में आए हैं 1498 में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जिस समय वास्को डी गामा भारत आए उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, ये सवाल भी बन सकता है। तो याद रखना सिकंदर लोदी बैठे थे, उनकी अवधि मैं पढ़ा चुका हूँ मिडिवल हिस्ट्री में, याद रखना 1489 से लेकर 1517 उनकी अवधि भी है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अरे क्लियर। इसके साथ साथ जो याद रखना है कि भारत में प्रथम फिर पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था, तो आप याद रखेंगे डी अल्मीड़ा, समझ रहे हैं। अब डी अल्मीड़ा ने क्या किया था, बहुत, अरे बात नहीं, बिल्कुल यहाँ पर देखो डी अल्मीड़ा ने क्या बात क्या कहा यहाँ पर आने के बाद। तो पहले तो आप यही याद रखो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था, तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे डी अल्मीड़ा। उन्होंने आकर क्या किया कि जब वो वायसराय बनकर आए, समझ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे अरब सागर में, क्योंकि आप जानते होंगे भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर है, जब मैप में देखोगे तो अरब सागर में उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, अर्थात शांत जल की नीति अपनाई वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो कई बार ये सवाल भी एग्जाम में बनता ही है कि शांत जल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई, डी अल्मीड़ा के द्वारा। डी अल्मीड़ा कौन थे, पहले पुर्तगाली वायसराय थे, ये हमें याद होना चाहिए, समझ रहे हैं। उन्होंने आने के बाद कुछ चीज़ें व्यवस्थित की, जो याद रखनी है, कुछ ही चीज़ें व्यवस्थित की, ऐसा नहीं है सब कुछ व्यवस्थित कर दिया आने के बाद, कुछ चीज़ें व्यवस्थित की। तो इसीलिए उन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो सवाल ये बनना ही है, एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, डी अल्मीड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब 1510 में जब दूसरे जो पुर्तगाली वायसराय बनकर आए वहाँ पे, जो भेजे गए, जिनका नाम था अल्बुकर्क, है ना, ध्यान देना, अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क ने क्या किया, अल्बुकर्क भी ऐसे ही वायसराय बन गए जैसे अल्मीड़ा आए थे, समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आने के बाद गोवा पर अधिकार कर लिया, यानी कि कुछ अपनी सैन्य शक्ति की मदद से, है ना, कह सकते हैं कि अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया। किसने गोवा पर अधिकार किया, अल्बुकर्क ने। यहाँ स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ पुर्तगालियों ने क्या किया कि एक भारत में एक निश्चित क्षेत्र जो होता है ना, क्षेत्र, जैसे कह दें कि गुलावटी है और गुलावटी के एक अलग क्षेत्र पर एक कब्जा कर लिया जाए, छोटे से पर एक विशेष रूप से उनका अपना कब्जा। तो पुर्तगालियों का जो दूसरे गवर्नर थे जिनका नाम था अल्बुकर्क, उन्होंने गोवा पर 1510 में अधिकार कर लिया। तो पहले तो यही याद रखें कब अधिकार किया था, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। 1510 किसके द्वारा किया गया, अल्बुकर्क के द्वारा, समझ रहे हैं। अब चूंकि वहाँ पे एक क्षेत्र ही उन्होंने अपने तरफ कर लिया, तो अब क्या है कि एक क्षेत्रीय साम्राज्य की स्थापना हो गई, किसकी, पुर्तगालियों की। तो अब पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों नाम दिया गया अल्बुकर्क को, वो इसलिए दिया गया चूँकि उनके समय में, उनके रहते हुए एक फिक्स साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, किसकी, पुर्तगालियों की, यानी कि एक भूभाग सहित, ऐसा कह सकते हो, भूभाग सहित। तो इन दोनों प्रश्नों को कभी गलत नहीं करना, एग्जाम में पूछेगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो याद रखना डी अल्मीड़ा, जो कि पहले पुर्तगाली वायसराय थे। पूछेगा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, अगर पूछता है तो याद रखना अल्बुकर्क। क्यों, क्योंकि उनके समय में गोवा को जीता गया और एक निश्चित रूप से पुर्तगाली जो साम्राज्य था उसकी भूभाग सहित एक स्थापना हो गई। इसीलिए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको कहा जाता, अल्बुकर्क।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने मुख्य रूप से बताए हैं, जो आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर। व्यापार जो हुआ था, ये कंपनियां जो व्यापार करने आई थी, ये काली मिर्च, लौंग, इलायची, इनके व्यापार थे। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ये किस चीज़ का व्यापार करने आई थी, ये जो कंपनी थी यूरोपीय कंपनी, तो मुख्य रूप से जो व्यापार था अन्य का भी था, लेकिन जो मेन व्यापार था वो था काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन चीज़ों का मुख्य रूप से व्यापार कहाँ के लिए जाता था, यूरोप के लिए। यानी कि यहाँ की 10 रुपये की चीज़ को वहाँ 100 रुपये में बेचा जाता था लगभग, ऐसा समझ सकते हो, यूरोप में जाके। ठीक है, तो अच्छी खासी कमाई होती थी। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, कई बार यहाँ से सवाल बन सकते हैं एग्ज़ाम में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।